Alright जी, Assalamu alaikum everyone and welcome to another lecture of AS level and O level business with Sam। मैं हूं सरतीक मानिया और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज बिजनेस ग्रोथ। अच्छा, ये जो टॉपिक है बिजनेस ग्रोथ का, दिस टॉपिक इज रियली इजी। अब आप बोलेंगे सर आप तो हर टॉपिक में ये बोलते हैं कि आसान है। भाई ये जनरली टॉपिक आसान है और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो आते भी हैं, नहीं भी आते। बट यूजुअली मैंने देखा ये है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क को 3 मार्क वाले ही ज्यादा आते हैं, डेफिनेशन के ऊपर एंड टाइप्स के ऊपर, और एक आध एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ लिया एग्जामिनर ने एप्लीकेशन के साथ। तो खैर, लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्दर। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, दैट इज बिजनेस ग्रोथ। तो सवाल यह है हमारे पास, ये बिजनेस ग्रोथ क्या है, ये बिजनेस ग्रोथ क्या होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे निकलना। एंड इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस ग्रोथ, तो भाई सीधी सी बात यह है कि जब कोई भी बिजनेस पहले से बड़े स्केल पर चला जाएगा, जब कोई भी बिजनेस पहले से बड़े स्केल पर काम करेगा, तो उसको हम लोग बिजनेस ग्रोथ बोलेंगे। अगर आज एक बिजनेस का एक आउटलेट है और लेट से 15 दिन 20 दिन बाद उसके 10 आउटलेट हो जाते हैं, लेट्स इमेजिन, तो उसको हम बिजनेस ग्रोथ बोलेंगे। सो वेन एवर अ बिजनेस वर्क्स ऑन अ बिगर एंड बेटर स्केल देन बिफोर, या whenever a business increases the scale of operations, that is called as business growth। तो बिजनेस ग्रोथ का मतलब यह है जब कोई भी बिजनेस पहले से बड़े स्केल पर काम करता है, जब बिजनेस के स्केल ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, साइज ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बिजनेस ग्रोथ। तो ये बात तो बड़ी इजी है, ये बात तो बड़ी आसान है, ठीक है ना। When a business increases its scale of operations, when a business works on a bigger and better scale compared to the previous operations, it is called as business growth। तो business growth तो मैंने देखा है in the previous experience of my teaching career कि बच्चों को business growth तो बताने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे की प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, जब एग्जामिनर बच्चे को टाइप्स ऑफ ग्रोथ में टेस्ट करता है। तो याद रखो, हम लोगों के पास टेक्निकली दो टाइप्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ है हम लोगों के पास। आई रिपीट, हम लोगों के पास दो टाइप्स है बिजनेस ग्रोथ की। सबसे पहली है हम लोगों के पास इंटरनल ग्रोथ, एंड देन हम लोगों के पास दूसरी टाइप है एक्सटर्नल ग्रोथ। अच्छा, हम इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल ग्रोथ से। एंड दिस इंटरनल ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको मैं जरा समझाता हूं, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब भी कभी मैं ये हर साल ऑर्गेनिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूं फार्म की। आपने मैंने बचपन में वो देखे, वो रोड पे चूजे बिक रहे होते हैं अलग अलग कलर वाले, उसको आपने देखा होगा, रोड पे बचपन में खरीदे भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली जब भी कभी आपने वो चूजा खरीदा होगा, आप जितनी भी केयर की होगी, जितना भी उसको प्यार से रखा होगा, अपने भाई बहनों से ज्यादा प्यार से रखा हो, सूनर और लेटर वो चूजा मर ही जाता है। एंड बाय चांस, बाय चांस अगर आपने उस चूजे का करवा भी दिया, एंड बाय चांस अगर आपने उस चूजे का वैक्सीन करवा भी दिया और वो बच भी गया, तो दैट चूजा वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 months टू कन्वर्ट इनटू अ फुली ग्रोन हैन, मुर्गी। 7-8 महीने का वो पीरियड लेगा वो चूजा मुर्गी में कन्वर्ट होने के लिए। यह है एक नेचुरल प्रोसेस। बट मेरे और आपके घर पे जो चिकन आती है, द चिकन दैट वी ईट, वो आर्टिफिशियल तरीके से उस चूजे को चिकन में कन्वर्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली वो चूजा इन अ कंट्रोल्ड शेड फार्म, वो तकरीबन कोई 10 12 15 दिन के अंदर वो एक चूजे से, या 20 दिन में मैक्स, वो एक चूजे से एक मुर्गी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? केमिकल से, आर्टिफिशियल फीड से। बफलोज काउस को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जहां एक गाय, एक बफलो
फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको इंजेक्शन लगा लगा के इतना केपेबल कर देते हैं कि वो 10 की जगह 30-30, 40-40 लीटर दूध दे रही होती है। 3x, 2x, 4x। अब इस सारी चीजों से आपका आउटपुट तो बढ़ गया, बट यू हैव यूज्ड आर्टिफिशियल मीन्स टू इंक्रीज दिस आउटपुट। नाउ दिस इज नॉट ऑर्गेनिक। ये जो मैं और आप चिकन खा रहे हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है भाई, इसमें बीमारियां भी हैं। खैर हम बीमारियों के पार्ट पे तो हम जा ही नहीं रहे ना। सवाल ये है कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है। सवाल ये है भाई कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ग्रोथ। एक बिजनेस ने ग्रो किया है प्योरेस्ट फॉर्म में। एक बिजनेस ने ग्रो किया है बिल्कुल ऑथेंटिक, राइट तरीके से, अपनी मेहनत से। लेट्स टॉक अबाउट अ रेस्टोरेंट इन कराची, कबाबजीज। आहिस्ता 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 करके ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते हैदराबाद एंड देन वो लाहौर तक भी पहुंच गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली सही ग्रो कर रहा है, अपने बलबूते पे, अपने दम पे, ऑन इट्स ओन। जब बिजनेस अपनी मेहनत से ग्रो करता है, आई रिपीट, जब बिजनेस अपनी मेहनत से ग्रो करता है, दैट इज व्हेन यू कॉल इट एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। उसने बिजनेस ने अपने आप को ग्रो करवाने के लिए किसी और बिजनेस के साथ ना तो मर्ज किया, आई रिपीट, बिजनेस ने अपने आप को ग्रो करवाने के लिए ना तो किसी बिजनेस के साथ मर्ज किया, ना किसी बिजनेस को अक्वायर किया। अभी दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अक्वायर? अक्वायर इज व्हेन वन बिजनेस बाइज अनदर बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले, दिस इज अक्वायर। इन द पास्ट वी हैव सीन मल्टीपल केसेस जहां पर अक्वायरिंग हुई है। लेट्स टॉक अबाउट सम बिग नेम्स। फेसबुक, मेटा। फेसबुक ने पहले इंस्टाग्राम खरीदा, फिर उसने व्हाट्सएप खरीद लिया। ठीक है, शायद पहले व्हाट्सएप खरीदा फिर इंस्टाग्राम खरीदा। फेसबुक को ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। फेसबुक ने देखा है मेरे पास तो 10 करोड़ कस्टमर से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दे रहा हूं, 10 करोड़ कस्टमर से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे। इंस्टाग्राम के पास कितने हैं? 10 करोड़ कस्टमर। व्हाट्सएप के पास कितने हैं? 10 करोड़ कस्टमर। दोनों को खरीद लिया। ऑटोमेटिकली फेसबुक का पोर्टफोलियो 10 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 30 करोड़ हो गया। दिस इज ग्रोथ। बट इस ग्रोथ के अंदर यू हैव यूज्ड आर्टिफिशियल मीन्स। मतलब बिजनेस था, किसी और की ग्रोथ, किसी और की मेहनत को खरीद लिया ना। Now this is not organic growth. ग्रो हुआ बिजनेस, मैं ये नहीं कहता कि ग्रो नहीं हुआ, ग्रो हुआ, लेकिन ऑर्गेनिक मेथड नहीं है ग्रो करने का। ऑर्गेनिक मेथड वही है जब बिजनेस खुद अपने बलबूते पे आउटलेट खोले। अच्छा, जब भी मैं कभी एग्जांपल देता हूं, बच्चा पूछता है सर व्हाट इफ बिजनेस लोन लेकर ग्रो हो जाए? व्हाट इफ बिजनेस लोन लेके ग्रो हो जाए, अब क्या करेंगे? तो मैं बच्चों को बोलता हूं देखो, अगर बिजनेस लोन लेकर ग्रो कर रहा है वो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्योंकि बिजनेस ने खुद लोन लिया है और वो खुद ही अपना लोन वापस करेगा। दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है ना? दैट इज प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये आपको समझने की जरूरत है। जब भी कभी एक बिजनेस ऑन इट्स ओन ग्रो करता है, जब भी कभी एक बिजनेस खुद से अपनी मेहनत से बगैर किसी मर्जर अक्वायर के ग्रो करता है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो अक्वायर का मतलब क्या है? जब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया। देन वी हैव मर्जर। मर्जर का क्या मतलब है? मर्जर का मतलब यह है कि दो बिजनेसेस आपस में मिल गए, दोनों ने अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन किया और एक नया बिजनेस बना लिया। दोनों ने अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन किया और क्या किया? एक नया बिजनेस बना लिया। अच्छा भाई, दोनों ने अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक नया बिजनेस कैसे बनाया? आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। एक है बिरयानी ए, एक है बिरयानी बी। बिरयानी ए भी 100 बिरयानी बेच रहा है, बिरयानी बी भी 100 बिरयानी बेच रहा है। दोनों को हो रहा है लॉस। दोनों को क्या हो रहा है? लॉस। दोनों काम नहीं कर पा रहे सही तरह। बिरयानी ए और बिरयानी बी दोनों दोनों के ओनर्स एक दिन मिले, बोला यार तुमको भी लॉस हो रहा है, मुझे भी लॉस हो रहा है, एक काम करते हैं, दोनों अपने रिसोर्सेज कंबाइन करते हैं। 100 कस्टमर तुम्हारे, 100 कस्टमर मेरे मिल जाते हैं। तुम बिरयानी ए बंद करो, मैं बिरयानी बी बंद करता हूं, मिलकर बिरयानी ए बी खोलते हैं। 100 तुम्हारे कस्टमर, 100 मेरे कस्टमर, मिलके हो गए 200 कस्टमर। तुम भी प्रॉफिट में आ गए, मैं भी प्रॉफिट में आ गया। नाउ दिस इज मर्जर। बट सवाल यह है हमारे पास
कि भाई सवाल ये है हमारे पास कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है क्या या इंटरनल ग्रोथ है क्या। याद रखो, इंटरनल ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है, आई रिपीट, इंटरनल ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है जहां पर बिजनेस ऑन इट्स ओन ग्रो करता है विदाउट मर्जर एंड एक्वायर। तो आप यहां नीचे डेफिनेशन भी देख सकते हो ऑर्गेनिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ की। अ बिजनेस एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशंस टू वर्क ऑन अ बिगर एंड बेटर स्केल विदाउट मर्जर और एक्वायर। अ बिजनेस expanding its scale of operations, and a business is working on a bigger and better scale, expanding its operations without merger or acquire. और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? कबाब जी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू राइट नाउ। है तो बेस्ट बहुत सारी, लेकिन बेस्ट यही है। अच्छा जी। तो ये थी हम लोगों के पास इंटरनल ग्रोथ, जहां पर एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस का स्केल एक्सपैंड कर देता है, लेकिन इस एक्सपेंशन के अंदर ना तो वो मर्जर करता है ना तो वो अक्वायर करता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव इज एक्सटर्नल ग्रोथ। अब ये भी बिजनेस की ग्रोथ है, इसमें भी बिजनेस बड़े और बेहतर स्केल पे काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली है क्या? तो याद रखो, जब भी कभी कोई भी बिजनेस बड़े स्केल पर चला जाए और बड़े स्केल पर जाने के लिए उसने या तो किसी के साथ मर्जर किया हो या किसी के साथ अक्वायर किया हो, अक्वायर एज इन किसी को खरीदा हो। सो वेन एवर अ बिजनेस ग्रोज and for that purpose it has either gone through the process of merger or acquire, we will call this as external growth. So जब भी कभी एक बिजनेस मर्जर और एक्वायर के थ्रू ग्रो होता है, आई रिपीट, जब भी कभी कोई बिजनेस मर्जर और एक्वायर के थ्रू ग्रो करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। अब हम लोगों के पास एक्सटर्नल ग्रोथ की कुछ टाइप्स है। हम लोगों के पास एक्सटर्नल ग्रोथ की कुछ टाइप्स है। सबसे पहली टाइप जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब भाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? याद रखिए, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर बिजनेस ने ग्रो करने के लिए किसी दूसरे बिजनेस को खरीदा या फिर ग्रो करने के लिए किसी दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर गया। लेकिन ये जो दोनों बिजनेसेस का अक्वायर या मर्जर हुआ है, बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी किसी को ये कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के साथ क्विकली समझ में आ जाता है। कोई कोई बच्चा कहता है सर ये बाउंसर गया, आप जरा एग्जांपल दें। तो मैं आपको जरा एग्जांपल देके समझाता हूं, बिकॉज एज अ टीचर आई थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल भी दूं, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड जब एक दफा कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो पास पेपर करना और उसको लेके चलना बड़ा आसान हो जाता है ना। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक ऐसी इंटीग्रेशन है, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर लिया, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया, लेकिन पॉइंट ये है दोनों का स्टेज सेम है। अब सेम स्टेज का मतलब, नाउ लेट्स टॉक एन एग्जांपल। होंडा एंड टोयोटा, दोनों का स्टेज सेम है। अब आप पूछोगे सर स्टेज सेम कैसे? दो चीजें बताता हूं। पहले, होंडा टोयोटा दोनों गाड़ियां बनाते हैं, सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नंबर वन। नंबर टू, होंडा भी गाड़ी बनाता है, टोयोटा भी गाड़ी बनाता है। आई रिपीट, होंडा भी गाड़ी बनाता है, टोयोटा भी गाड़ी बनाता है। सो टेक्निकली बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। अब बच्चा कहता है नहीं सर, टोयोटा की सेल्स ज्यादा, होंडा की सेल्स कम। सेम स्टेज नहीं है भाई। मैंने ये नहीं बोला दोनों की सेम सेल्स हो, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों का साइज सेम हो। ऐसे तो कभी कोई किसी भी कंपनी का साइज सेम हो ही नहीं सकता दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। आई नेवर सेड दैट द सेल्स एंड द साइज हैज टू बी सेम। मैंने क्या बोला? दोनों का स्टेज, STAGE, स्टेज सेम होना जरूरी है। अब कैसे पता लग रहा है दोनों का स्टेज सेम है? नंबर वन, सेम इंडस्ट्री। नंबर टू, दोनों जो है वो सेम सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर होंडा टोयोटा आपस में मिल जाएं,
आई रिपीट, अगर होंडा टोयोटा आपस में मिल जाएं, या फिर लेट्स अज्यूम एक दिन आप सुबह उठते हैं, न्यूज देखते हो, पता लगता है टोयोटा अक्वायर्स होंडा, टोयोटा ने होंडा को खरीद लिया। इन ईदर केस दिस विल बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, when one company acquires or merges with another firm and both of them are on the same stage of production. अब ये तो मैंने आपको अज्यूम करने के लिए कहा। लेट्स टॉक अबाउट अ रियल लाइफ एग्जांपल। पाकिस्तान में दो बहुत बड़े सेल्यूलर कंपनीज थे, मोबलिंक एंड वारिद। थे तो नहीं है। वन फाइन डे मोबलिंक बॉट वारिद। दोनों का इंडस्ट्री और स्टेज सेम था, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अभी मार्केट में वापस से आवाज आ रही है, यूफोन इज ऑल सेट टू बाय आउट टेलेनॉर। अगर ऐसा हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी अनदर एग्जांपल ऑफ माइंड, बट इन द नेक्स्ट ईयर क्लास, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब दोनों कंपनीज आपस में मिल जाए या एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, बट कंडीशन क्या है? दोनों का स्टेज सेम होना जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मैं थोड़ा सा करीब आके इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे और आप सो ना जाए। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोगों के पास इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, एंड देन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सीधी सी बात है भाई, दुनिया में हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। शादी के फायदे नुकसान होते थे तो फिर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रहा है भाई। अब सवाल ये है कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस है क्या? पहला, लेस कंपेरिटर्स लेफ्ट। अब फिर से हम एग्जांपल अज्यूम करते हैं। लेट्स से अज्यूम करने को कह रहा हूं, पाकिस्तान में 4 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, टोयोटा, होंडा, बीवाईडी एंड टेस्ला। 4, वैसे तो ज्यादा, हम 4 ले रहे हैं। लेट्स अज्यूम देयर आर ओनली 4 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। लेट्स अज्यूम 4। टोयोटा को कितनों से लड़ना है? 3 लोगों से, होंडा, टेस्ला, बीवाईडी। होंडा को किस किस से लड़ना है? टोयोटा से, बीवाईडी से, टेस्ला से। बीवाईडी को किससे लड़ना है? टोयोटा, होंडा और टेस्ला से। और टेस्ला को किससे लड़ना है? होंडा, टोयोटा एंड बीवाईडी से। तो 4 कंपनीज है, नंबर 1। कितनी कंपनीज है? 4 कंपनीज है, और हर कंपनी को 3 कंपनी से लड़ना है। अब वन फाइन डे सुबह उठे, पता लगा टोयोटा और होंडा आपस में मिल गए। अब या तो इधर हम कहेंगे कि मर्जर हो गया, अक्वायर हो गया, जो भी हो। पहले कितनी कंपनीज थी? 4। अब कितनी बची? 3, क्योंकि टोयोटा और होंडा तो एक हो गई। तो पहले 4 कंपनीज थी, अब 3 हो गई। पहले 4 कंपनीज में से हर कंपनी को 3 से लड़ना पड़ता था, अब कंपनी 3 है तो हर कंपनी को 2 से लड़ना पड़ेगा। टोयोटा होंडा मिलकर एक कंपनी है, तो टोयोटा होंडा को अब किससे लड़ना है? एक दूसरे से नहीं लड़ना, सेम है। तो दे हैव टू फाइट विद बीवाईडी एंड टेस्ला, सिंपल। बीवाईडी को किससे लड़ना है? टेस्ला से और होंडा एंड टोयोटा से। सो जब भी कभी किसी भी कंट्री में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदे या मर्ज कर ले, अब जो भी रीजन हो उसको हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट उससे होता क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम हो जाते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स। दूसरा, कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है भाई? अब आपको मैं जरा याद दिला दूं, पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टिल नाउ, हम एक चीज पढ़ते हुए आए हैं। और आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कभी कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही होती है ना। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन अ बिग स्केल। अब जब कोई कंपनी बड़े स्केल पे काम कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट पेप्सी। अब हम सबको पता है पेप्सी तो बड़े स्केल पे काम कर रही है, पेप्सी एक बड़ी कंपनी है। तो याद रखो, जब कंपनी बड़े स्केल पे काम करी जैसे कि पेप्सी, तो पेप्सी जब बड़े स्केल पे काम करी तो पेप्सी प्रोड्यूस भी बड़े स्केल पे कर रही है ना। पेप्सी को 2-4 लाख बॉटल्स नहीं बना रही, पेप्सी करोड़ों करोड़ों बॉटल्स बना रही है। तो जाहिर सी बात है, जब पेप्सी करोड़ों करोड़ों बॉटल्स बना रही है, तो उन करोड़ों करोड़ों बॉटल्स को बनाने के लिए पेप्सी को करोड़ों करोड़ों क्वांटिटी का रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, है ना। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यह है कि जब कंपनी बड़े स्केल पे काम करती है,
तो उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। अब पर यूनिट कॉस्ट कम होने के बहुत सारे रीजंस हैं, ये हम इसका पूरा एक टॉपिक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मतलब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज बना देता हूं कि ऐसा कैसे कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। तो कमिंग बैक टू पेप्सी, करोड़ों बॉटल्स बना रही है। करोड़ों बॉटल्स बना रही है तो बहुत करोड़ों रॉ मटेरियल चाहिए। जब पेप्सी अपने सप्लायर के पास जाएगा और बोलेगा भाई मैं तुमसे इतनी बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, मुझे डिस्काउंट दो, तो पेप्सी का जो सप्लायर है वो झक मराकर भी डिस्काउंट देगा। बिकॉज पेप्सी राइट नाउ इज बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहा है। तो भाई जब बड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। जब पेप्सी को डिस्काउंट मिलेगा ऑटोमेटिकली पेप्सी की जो एवरेज कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो टक करके नीचे आएगी। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वैसे तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, टेक्निकल इकोनॉमीज, परचेजिंग इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, मार्केटिंग इकोनॉमीज, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, बहुत सारे, इतने सारे को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि कैसे एवरेज कॉस्ट गिरती है। कमिंग बैक टू टॉपिक, होंडा टोयोटा आपस में मिल गए, या होंडा टोयोटा ने आपस में एक दूसरे को खरीद लिया, नहीं देर केस जो कुछ भी हुआ। तो भाई सीधी सी बात है, टोयोटा बना रहा था 100,000 गाड़ी, होंडा बना रहा था 1000 गाड़ी, है ना? दोनों मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो दोनों मिलके 2000 गाड़ी बना रहे हैं। अब जब दोनों मिलके 2000 गाड़ी बना रहे हैं तो अपने सप्लायर को ब्लैकमेल करेंगे, भाई पहले 1000 गाड़ी का रॉ मटेरियल ले रहे थे, अब 2000 गाड़ी का रॉ मटेरियल ले रहे हैं, देयर फॉर डिस्काउंट दो। अब जो सप्लायर होगा वो ब्लैकमेल होगा, क्योंकि होंडा टोयोटा सेम यूनिट है, दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई है। सप्लायर मजबूरी डिस्काउंट देगा, जैसे ही सप्लायर डिस्काउंट देगा टोयोटा होंडा को कंबाइंड उनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वैसे और भी बहुत सारे रीजन हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। देन नंबर 3, अब ऑब्वियस सी बात है, जब होंडा टोयोटा मिल गए, होंडा 100,000 गाड़ी बेच रही थी, टोयोटा 1000 गाड़ी बेच रही थी, दोनों मिला के 2000 गाड़ी बेच रहे हैं, तो सेल्स बढ़ जाएंगी, ब्रांड इमेज बढ़ जाएगा, ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो ये 3 बहुत बेसिक से एडवांटेज है हम लोग के पास जब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। ऑलराइट जी, तो जिस तरीके से हम लोगों के पास एडवांटेजेस होते हैं, हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा भाई, सबसे पहले सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का? भाई देखो सीधी सी बात है, देयर कैन बी क्लैश ऑफ कल्चर। अब क्लैश ऑफ कल्चर कैसे? देखो, टोयोटा का काम करने का पैटर्न, टोयोटा का काम करने का तरीका अलग है। होंडा का काम करने का पैटर्न, होंडा के काम करने का तरीका अलग है। होंडा के काम करने का तरीका है सुबह 12 बजे खोलो, रात 12 बजे तक काम करो। उनके सारे एम्प्लॉयज को 12 से 12 काम करने की आदत है, उनका पैटर्न है। टोयोटा ऑन द अदर हैंड सेज सुबह 8 बजे खोलो, रात को 8 बजे दफा हो जाओ, घर जाओ, सो जाओ, गिव टाइम टू योर फैमिली। वी नीड एम्प्लॉयज अर्ली इन द आवर, फ्रेश। सुबह सुबह प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी आती दिमाग में। जो लेट उठ के आता है वो नेस्ती होता है। ये टोयोटा कहता है, होंडा कहता है जब एम्प्लॉय को कंफर्ट दोगे, वो नींद पूरी करके आएगा, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। दोनों के काम करने का कल्चर, पैटर्न, ट्रेंड डिफरेंट है। अब टोयोटा ने होंडा को खरीद लिया। टोयोटा कह रहे वर्क शुड स्टार्ट एट 8 इन द मॉर्निंग, होंडा कह रहे वर्क शुड स्टार्ट एट 12 इन द मॉर्निंग। अब ये क्या हुआ? कल्चरल क्लैश। होंडा कहता है एम्प्लॉय को पावर दो, टोयोटा कहता है एम्प्लॉय को दबाओ, गाली दो। दोनों के काम करने का कल्चर अलग है। टोयोटा कहता है खुद डिसीजन लो, होंडा कहता है एम्प्लॉय को डिसीजन लेने दो। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कल्चरल क्लैश है। ये क्या है? कल्चरल क्लैश। दो अलग अलग कंपनीज के आपस में कल्चर क्लैश कर गए हैं। कल्चर का मतलब उनके काम करने का तरीका, उनके काम कर सोचने का तरीका, उनका पैटर्न क्लैश कर गया है आपस में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। दो कंपनीज आपस में चलती हुई आई हैं, दोनों का काम करने का पैटर्न अलग अलग है। दूसरा, जब मर्जर या एक्वायर हो रहा है तो फाइनेंस माइट बी नीडेड। सीधी सी बात है भाई, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ भी कर लो, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। टोयोटा ने अगर होंडा को खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहे हैं,
तो टोयोटा को पहले सिर्फ अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए था, अब टोयोटा को होंडा चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, या एटलीस्ट सिर्फ अगर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए तो खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो फाइनेंस माइट बी नीडेड। बगैर फाइनेंस के कैसे चलता, हो सकता है टोयोटा जिस तरीके से काम करना चाह रहा हो होंडा के पास इतना पैसा ही ना हो सकता है होंडा के प्लांट, होंडा की सेल्स, होंडा की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ना हो। तो टोयोटा ने सोचा कि यार खरीद लेते हैं, इन पे इन्वेस्ट करेंगे, इनको ग्रो करा लेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो करा लेंगे, सारे प्रोसेस में पैसे लगेंगे, तो फाइनेंस माइट बी नीडेड। एंड देन देयर कुड बी मैनेजमेंट इश्यूज, देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बच्चा बोलता है सर कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश ऑफ कल्चर एक बात नहीं है, नहीं। होंडा कह रहा है होंडा कह रहा है कि दुबई में आउटलेट खोलो, टोयोटा कह रहा है स्विट्जरलैंड में आउटलेट खोलो। ये कल्चरल क्लैश नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी अम्मी कहती है रात को जल्दी सो जाओ, अब्बू कहते हैं जल्दी सो जाओ, आप कहते हैं रात को मैं पढ़ता हूं सुकून होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। कल्चरल क्लैश क्या है? कल्चरल क्लैश का मतलब ये है कि पैटर्न ही डिफरेंट है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग है। अब आप रहते हो दुबई में, दूसरा बच्चा रहता है कराची में, दोनों अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। दुबई वाले के थॉट प्रोसेस में भी नहीं होगा कि मिलावट वाला दूध मिल सकता है मार्केट में। पाकिस्तान वाले को पता है कि भाई कहीं भी जाओ दूध चेक करके लो, मिलावट वाला हो सकता है, जाली नोट निकल सकता है, ये पाकिस्तान वाले को पता है। खराब गोश्त निकल सकता है, एक्सपायर्ड चिप्स, एक्सपायर्ड दवाइयां निकल सकती हैं। हम जब भी दवाई लेने जाते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, दवाई की प्राइस चेक करते हैं, अगर नहीं करी तो एटलीस्ट एक्सपायरी जरूर चेक करते हैं। दुबई उबई के लोग नहीं करते, उनको पता है भाई ऐसा होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस है। ये थॉट प्रोसेस में नहीं, कल्चर का फर्क है। तो कंपनीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना एक अलग बात है, और कंपनीज का आपस में कल्चरल क्लैश होना ये अलग बात है। तो जब दोनों कंपनीज आपस में मिल जाए, मर्ज, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कल्चरल क्लैश हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये मोरलेस एक ही बात है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि देयर कुड बी मैनेजमेंट इश्यूज। अब टोयोटा ने होंडा को खरीद लिया है, अब टोयोटा वालों को टोयोटा भी संभालना है, मैनेज करना है, और होंडा भी मैनेज करना है, देयर कुड बी मैनेजमेंट इश्यूज। इस तरह से आप लिख लो, बात मोरलेस वही हो जाएगी। तो ये थे हम लोगों के पास डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ऑलराइट जी, तो ये थे हम लोगों के पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब जरूरी तो नहीं है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदे और दोनों का स्टेज सेम हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का स्टेज डिफरेंट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर जाए। आई रिपीट, वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज कर जाए, और दोनों का स्टेज डिफरेंट हो, दोनों का स्टेज डिफरेंट हो। अच्छा, अब दोनों का स्टेज डिफरेंट कैसे हो सकता है? भाई जब दोनों का स्टेज डिफरेंट हो सकता है, तो जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हो या मर्ज करने जा रहे हो, तो या तो वो आपसे एक स्टेज आगे होगा या तो एक स्टेज पीछे होगा। जब तक सेम स्टेज था तब तक तो परेशानी नहीं थी। परेशानी कब शुरू हुई? जब डिफरेंट स्टेज है। तो भाई जब दो कंपनीज का स्टेज डिफरेंट होता है, तो दूसरी वाली कंपनी या तो आपसे एक स्टेज आगे की होती है, या तो वो आपसे एक स्टेज पीछे की होती है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज वर्टिकल इंटीग्रेशन? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, और दोनों कंपनीज का स्टेज डिफरेंट हो। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन में जो पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, अक्वायर, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर गई, और जिसके साथ मर्ज किया है वो आपसे एक स्टेज आगे वाली कंपनी है। जिसको मर्ज किया है वो आपसे एक स्टेज आगे वाली कंपनी है, वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर आप देखो, इफ यू लुक एट द स्क्रीन राइट नाउ, इसके सामने आपके लिखा हुआ है क्लोजर टू द कस्टमर, क्लोजर टू द कस्टमर। अब ये क्लोजर टू द कस्टमर क्यों बोलते हैं भाई, ये जरा समझाता हूं मैं आपको। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टोयोटा अगेन, क्योंकि वही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो बॉस उसी को लेके चलते हैं।
तो टोयोटा, इमेजिन करो, टोयोटा का काम है गाड़ी बेचना या गाड़ी बनाना। टोयोटा का काम है, टोयोटा की एक्सपर्टीज है गाड़ी बनाने में। गाड़ी बेचने का काम शोरूम वालों का होता है। ठीक है ना? आपको जब भी कभी गाड़ी खरीदनी होती है, आप शोरूम जाते हो, आप टोयोटा की फैक्ट्री नहीं जाते। तो टोयोटा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है। ठीक है? पहले किसका रोल शुरू होता है? गाड़ी बेचने वाले का, गाड़ी बनाने वाले का? पहले रोल शुरू होता है गाड़ी बनाने वाले का। पहले गाड़ी बनती है, फिर बाद में जाके गाड़ी बिकती है। इमेजिन करो, टोयोटा ने एक शोरूम खरीद लिया। एक चलता हुआ शोरूम था, लेट से उसका नाम था साजिद मोटर्स फॉर एग्जाम्पल। टोयोटा ने साजिद मोटर्स खरीद लिया। अब टोयोटा ने एक ऐसा बिजनेस खरीदा जिसका रोल टोयोटा के बाद शुरू हो रहा है। टोयोटा ने एक ऐसा बिजनेस खरीदा जिसका रोल टोयोटा के बाद शुरू हो रहा है। नाउ दिस इज वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब सवाल यह है, इसे मूविंग क्लोजर टू कस्टमर क्यों कहते हैं? तो इसकी भी एक वजह है। पहले टोयोटा और कस्टमर के बीच में शोरूम वाला था, इंटरमीडियरी था ना। टोयोटा और कस्टमर के बीच में था गैप। लेकिन जैसे ही टोयोटा ने शोरूम वाले को खरीद लिया, टोयोटा और कस्टमर के बीच का गैप हो गया खत्म। टोयोटा ऑटोमेटिकली कस्टमर से करीब हो गया। पहले कस्टमर बताता था शोरूम वाले को, शोरूम वाला बताता था टोयोटा को। अब टोयोटा और कस्टमर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। नाउ दिस इज वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है ये, मूविंग क्लोजर टू कस्टमर। बीच का इंटरमीडिएरी हटा दिया, एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया या एक ऐसी कंपनी के साथ मर्ज हो गए जिसका रोल आपके बाद शुरू होता है। वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। So when a company merges with or acquires another firm at a later stage of production, this is called as vertical forward integration. This is called as vertical forward integration. Now this is moving closer to the customer. कस्टमर से करीब होते चले गए आप, कस्टमर से करीब होते चले गए आप। वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। देयर यू गो ऑन द स्क्रीन, आपको नजर भी आ रहा होगा डेफिनेशन के साथ। When a company merges with or acquires another firm at a later stage of production. मैंने यहां नीचे एग्जाम्पल में भी लिखा है, टोयोटा acquires a showroom. टोयोटा ने एक शोरूम खरीद लिया। अब इस प्रोसेस के हम लोगों के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ऐसे तीन तीन ही करेंगे, है तो बहुत सारे, बट तीन तीन से ज्यादा करते नहीं है। तो हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, मूविंग क्लोजर टू द कस्टमर। टोयोटा कस्टमर के करीब हो गया, टोयोटा की कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बढ़ गई, टोयोटा कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? नाउ दिस इज गुड। पहले टोयोटा वाज डिपेंडेंट ऑन द शोरूम, कि शोरूम वाला जो बताएगा वो टोयोटा को पता लगेगा। शोरूम वाले ने बताया बताया, नहीं बताया नहीं बताया। अगर शोरूम वाले ने टोयोटा को कुछ नहीं बताया तो टोयोटा को पता नहीं लगेगा कि कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? अगर बताया नहीं तो पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे ही टोयोटा ने शोरूम वाले को खरीद लिया या टोयोटा शोरूम वाले के साथ मर्ज कर गया, इन ईदर केस, बीच का इंटरमीडियरी जैसी उड़ा, तो टोयोटा ऑटोमेटिकली टक करके अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट हो गया। सो बीच का इंटरमीडियरी उड़ गया ना, तो टोयोटा हैज मूव क्लोजर टू द कस्टमर। आप इसको ये भी लिख सकते हो, द कम्युनिकेशन विद द कस्टमर विल नाउ बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है? या देयर इज विल बी नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन, देयर विल बी डायरेक्ट कनेक्शन विद द कस्टमर। वो आपकी मर्जी, आप इसको जैसे लिखना चाहो। ये पहला एडवांटेज था। अब दूसरा एडवांटेज है, भाई जब ये शोरूम वाला गाड़ी बेच रहा था, फीस अभी लिल्ला तो कोई काम नहीं करता। जब ये टोयोटा की जब गाड़ी बिक रही होगी, शोरूम वाला कोई ना कोई तो प्रॉफिट ले रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्री में क्यों काम करेगा? फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो वो जो प्रॉफिट था जो शोरूम वाले का था, वो अब टोयोटा का हो जाएगा। इमेजिन करो, टोयोटा ने जैसे ही साजिद कार्स को खरीद लिया, अब साजिद कार का जो भी टोयोटा की गाड़ी बेचने का प्रॉफिट था, या साजिद कार जो भी प्रॉफिट रखता था टोयोटा की गाड़ी बेचने के ऊपर, वो सारा का सारा प्रॉफिट साजिद कार का ट्रांसफर होगा टोयोटा पे, क्योंकि नाउ टोयोटा ओन्स साजिद कार्स। ये रहा हमारे पास दूसरा एडवांटेज। बट देन हम लोग के पास तीसरा एडवांटेज भी है, देयर इज गारंटीड आउटलेट नाउ। कल को इमेजिन करो, सारे शोरूम वाले मिलकर ब्लैकमेल करें टोयोटा को कि हम तुम्हारी गाड़ी नहीं रखते अपने शोरूम पर, हमें अपनी हर गाड़ी पे 1 लाख का डिस्काउंट दो, वरना आज से टोयोटा का बाइकआउट।
क्या कर सकता है टोयोटा? कुछ नहीं कर सकता, मजबूरन डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर टोयोटा के पास अपना आउटलेट है ऑफिशियल, तो अगर सारे मिलकर ब्लैकमेल करेंगे भी, टोयोटा बोलेगा जाओ भाड़ में, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, मैं अपने ऑफिशियल आउटलेट से बेच लूंगा जो मैंने शोरूम खरीदा हुआ है। गारंटीड आउटलेट मिल गया अपना माल रखने के लिए। अब साजिद कार्स, सारे कराची के पाकिस्तान के शोरूम वाले मना कर दे टोयोटा को गाड़ी रखने के लिए, साजिद कार मना नहीं करेगा, क्योंकि साजिद कार इज टेक्निकली ए पार्टनर मे बी, और टोयोटा ओन साजिद कार्स। ठीक है ना? तो ये बड़ा एक एडवांटेज आ गया। सो ये तीन बहुत बड़े एडवांटेजेस है हम लोगों के पास वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के। बट देन, जिस तरह दुनिया में हर चीज के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब सवाल यह है भाई कि वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो भाई पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है, टोयोटा को गाड़ी बेचने का एक्सपीरियंस हरगिज नहीं है। मैं बार बार एक ही एग्जांपल टोयोटा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में उसी एग्जांपल को लेके पूरा कॉन्सेप्ट बन जाए, तो अगली बार कोई भी आपसे पूछे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ हो। तो टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है, गाड़ी बेचने का एक्सपीरियंस तो शोरूम वाले को है ना, उसको पता है कस्टमर कैसे आएगा, कब आएगा, किधर आएगा, किस तरह बेचना है, क्या सेल्स पिच मारनी है, क्या फीचर्स दिखाने, क्या गाड़ी का बाय आउट पॉइंट है जो कस्टमर को पसंद आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है। टोयोटा माइट बी देयर फॉर मोर देन 100 years नाउ फॉर एग्जांपल। टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है, बेचने का एक्सपीरियंस नहीं है। यानी टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है, कस्टमर को बनाने का एक्सपीरियंस तो साजिद मोटर्स के पास ही है, या साजिद कार्स। तो जब आप किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, और एक ऐसी कंपनी जिसका काम आपसे डिफरेंट है, बेशक इंडस्ट्री सेम है, ऑटोमोबाइल, काम डिफरेंट है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं। ठीक है, काम करोगे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं है ना। सो कंपनी लैक्स एक्सपीरियंस। दूसरा, जब आप साजिद कार्स को खरीदने जा रहे हो, खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस माइट बी नीडेड। एक ऐसा भी तो हो सकता है आपने साजिद कार्स खरीद ली, अब साजिद कार्स को खरीदने के लिए तो पैसे थे, चलाने के लिए पैसे चाहिए। हो सकता है साजिद कार को लॉस हो रहा हो, या आपने और इन्वेस्टमेंट करके साजिद कार को एक्सपैंड करना हो। टोयोटा ने बोला भाई साजिद कार खरीदते हैं, साजिद कार के कराची में 4 शोरूम्स है, आहिस्ता आहिस्ता इसके 4 को हम 20 शोरूम्स पर लेके जाएंगे। इनिशियल लेवल पे हम हैदराबाद में लॉन्च करेंगे, और फिर लाहौर जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर वो जाएंगे। ये तरीके भी तो है, एक्सपेंशन के लिए भी पैसा चाहिए, सो फाइनेंस माइट बी नीडेड। एंड देन नंबर 3, कस्टमर्स में नॉट लाइक दिस आइडिया। बड़ा मसला हो सकता है भाई, कस्टमर्स में नॉट लाइक दिस आइडिया, कस्टमर्स में नॉट लाइक दिस आइडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई हो सकता है कि जब आप साजिद कार्स जाते थे तो आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन मिलता था। आपको क्या मिलता था? न्यूट्रल ओपिनियन। वहां टोयोटा की गाड़ी भी है, होंडा की गाड़ी भी है, ठीक है, टोयोटा की गाड़ी भी मिल रही है, होंडा की गाड़ी भी मिल रही है, बीएमडब्ल्यू भी है, मर्सिडीज भी है, होंडा ऑडी भी है। आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल ओपिनियन मिल रहा था। एज ए कस्टमर आप खुश थे, आपने बोला यार न्यूट्रल ओपिनियन मिल रहा है। जब भी जाता हूं साजिद भाई के पास, साजिद भाई मुझे हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रह के। अब साजिद भाई तो हो गए टोयोटा के साथ, तो साजिद भाई के जब भी शोरूम पे जाएंगे ना बॉस, वहां हमेशा आपको मिलेगी टोयोटा की तारीफें और सारी ब्रांड्स की बुराई। हो सकता है कस्टमर को आइडिया पसंद आए, कस्टमर बोले जब मैं पहले आता था तो न्यूट्रल ओपिनियन मिलता था, आज आ रहा हूं तो बायस्ड ओपिनियन मिल रहा है। तो ये कस्टमर माइट नॉट लाइक दिस आइडिया, कस्टमर्स माइट रिटेलिएट। तो ये है हम लोग के पास एक डिसएडवांटेज। अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो अब हम लोगों के पास है वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये भी एक और टाइप है हम लोगों के पास उसकी एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर, वर्टिकल इंटीग्रेशन में, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अगर आप देखो तो आगे लिखा हुआ है मूविंग क्लोजर टू सप्लायर, यानी कंपनी सप्लायर से करीब हो जाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट टोयोटा अगेन। एक कंपनी है टोयोटा, और टोयोटा को गाड़ी बनाने के लिए लेट्स से मेटल की जरूरत पड़ती है। अब टोयोटा ने देखा कि उसका सप्लायर कौन है। लेट्स से टोयोटा का सप्लायर था हारिस स्टील, हारिस मेटल सॉरी,
हारिस मेटल जो है वो टोयोटा को मेटल सप्लाई करता था और उस मेटल को यूज करके टोयोटा अपनी गाड़ी बना रही थी। फॉर एग्जाम्पल मेटल यूज हो रहा है, अज्यूम करो गाड़ी बनाने में टोयोटा ने हारिस मेटल को खरीद लिया, या फिर टोयोटा और हारिस मेटल आपस में मिल गए। अब ये क्या हुई, बिजनेस का साइज बड़ा हो गया, ग्रोथ। लेकिन टोयोटा एक ऐसी कंपनी के साथ मिल गई या एक ऐसी कंपनी को खरीद लिया जिसका रोल टोयोटा से पहले शुरू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, रोल पहले मेटल बनता है, फिर गाड़ी बनती है, फिर गाड़ी बिकती है। तो जब टोयोटा ने शोरूम खरीदा था तो टोयोटा एक ऐसी कंपनी के साथ हाथ मिला रहा था जिसका रोल टोयोटा के बाद शुरू हो रहा है, गाड़ी एज इन गाड़ी बनने के बाद। आज अगर टोयोटा हारिस मेटल के साथ हाथ मिला रहा है तो टोयोटा एक ऐसी कंपनी के साथ हाथ मिलाने जा रहा है जिसका रोल टोयोटा से पहले शुरू हो रहा है, यानी टोयोटा की गाड़ी बनने से पहले शुरू हो रहा है। दिस इज वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बच्चा कहता नहीं सर कि तो हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, कंपनी तो ग्रो कर रही है। मैंने बोला मैंने तो मना नहीं किया, कंपनी ग्रो तो हो रही है, लेकिन आप एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर ग्रो कर रहे हो जिसका रोल आपसे जो है वो पहले शुरू हो रहा है, वर्टिकल बैकवर्ड। अब बच्चा समझता है इसका मतलब है कि कंपनी बैक जा रही है, बैक नहीं जा रही है, कंपनी बैकवर्ड वाली कंपनी के साथ मिलकर ग्रो कर रही है, एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर ग्रो कर रही है जिसका रोल कंपनी से पहले शुरू हो रहा है, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। When the company merges with or acquires another firm at an earlier stage of production, यानी आपकी प्रोडक्शन से पहले जिसका स्टेज शुरू हो रहा है उसके साथ आप मिल गए, और मिल गए तो ग्रो हो गए, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मूविंग क्लोजर टू सप्लायर, टोयोटा मर्जेस विद हारिस मेटल और हारिस स्टील, और हारिस मेटल के साथ मर्ज कर लिया या हारिस मेटल को अक्वायर कर लिया, खरीद लिया, दोनों में एक ही बात है। अब इसके भी हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स भी हैं, और सॉरी इसके हम लोगों के पास एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जल्दी जल्दी जो है अब हम लोग इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ हारिस मेटल। तो भाई टोयोटा ने अगर हारिस मेटल को खरीद लिया या हारिस मेटल के साथ मर्ज कर गई, सीधी बात है, जब टोयोटा हारिस मेटल के साथ काम कर रही थी, आई रिपीट, जब टोयोटा हारिस मेटल के साथ काम कर रही थी तो हारिस मेटल जो है वो टोयोटा का सप्लायर था। अब ऑब्वियसली बात है, सप्लायर भी फी सबीलिल्लाह तो काम नहीं कर रहा होगा, सप्लायर भी फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहा होगा। जब हारिस मेटल टोयोटा को माल डिलीवर कर रहा होगा, एज एन रॉ मटेरियल दे रहा होगा, उसका कोई ना कोई प्रॉफिट रख रहा होगा ना भाई, कोई ना कोई प्रॉफिट रख रहा होगा। अब जब टोयोटा ने हारिस मेटल को खरीद लिया तो हारिस मेटल का प्रॉफिट टोयोटा का हो गया। तो अब हम इसका एडवांटेज देखेंगे। नंबर वन, दी प्रॉफिट made by the supplier is now absorbed by the company। यानी वो प्रॉफिट जो सप्लायर का था वो अब कंपनी का हो गया। अब आप कंपनी भी बोल सकते हो, या अब आप इसको प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो प्रॉफिट जो कंपनी का था या प्रोड्यूसर का था, और वो सप्लायर का था, वो कंपनी या प्रोड्यूसर का हो गया। तो ये है पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, भाई जब टोयोटा हारिस मेटल से मेटल खरीद रहा था, रॉ मटेरियल खरीद रहा था, तो हारिस मेटल की मर्जी थी वो कब डिलीवर करे, हारिस मेटल की मर्जी थी वो किस प्राइस पर डिलीवर करे, हारिस मेटल की मर्जी थी वो किस क्वालिटी का मेटल डिलीवर करे। अब जब हारिस मेटल टोयोटा की ही कंपनी बन गई तो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और डिलीवरी टाइम ऑफ रॉ मटेरियल दोनों टोयोटा के हाथ में आ गया। तो ये दोनों एडवांटेज है। प्रोड्यूसर नाउ कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो प्रोड्यूसर है टोयोटा है, अब क्वालिटी ऑफ मेटल टोयोटा के हाथ में आ गया। अब हारिस स्टील, हारिस मेटल जो वो जिस तरह का भी मेटल दे, अब इसकी क्वालिटी डिसाइड करने वाला टोयोटा होगा, हारिस नहीं होगा, क्योंकि हारिस को टोयोटा खरीद चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, हारिस कब कहां किस टाइम किस घंटे किस मिनट किस सेकंड में रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा,
अब इसके ऊपर भी कंट्रोल टोयोटा का होगा। तो हम लिखेंगे तीसरा एडवांटेज, प्रोड्यूसर नाउ कंट्रोल्स द डिलीवरी टाइम ऑफ रॉ मटेरियल। ये है हम लोगों के पास तीन एडवांटेजेस। बट कहानी यहां नहीं खत्म होती बॉस, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। क्विकली डिस्कस करते हैं। पहला, टोयोटा को गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है भाई, टोयोटा को रॉ मटेरियल मेटल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम पहला डिसएडवांटेज लिखेंगे, नंबर वन पे वो लिखेंगे कंपनी लैक्स एक्सपीरियंस। कंपनी लैक्स एक्सपीरियंस, सीधी बात है भाई, कंपनी को आइडिया नहीं है रॉ मटेरियल बनाने का, कंपनी लैक्स एक्सपीरियंस। दूसरा, जब टोयोटा ने हारिस मेटल को खरीदा, खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हो सकता है खरीद लिया, खरीदने के बाद चलाना है, कंपनी लॉस में हो, हारिस मेटल चलाने के लिए पैसा, या हो सकता है उसको एक्सपैंड करवाना हो। तो आप लिखोगे दूसरा प्रॉब्लम, फाइनेंस माइट बी नीडेड। अच्छा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या लगता है सैमसंग हर साल नया मॉडल क्यों लॉन्च करता है? सैमसंग इज अफ्रेड कि अगर मैंने नया मॉडल लॉन्च नहीं किया तो मेरा कस्टमर उड़ेगा एप्पल के पास। एप्पल हर साल नया मॉडल लॉन्च क्यों करता है? क्योंकि एप्पल को भी डर है कि यार अगर बॉस मैंने लॉन्च नहीं किया ना नया मॉडल, कस्टमर उड़ेगा सैमसंग के पास। तो ये जो फोमो है ना, इस चक्कर में दोनों मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, और दोनों को डर है जियोमी से, रियलमी से, कि यार हमने नहीं किया तो हमारा कस्टमर चला जाएगा इनके पास। इस चक्कर में जब कस्टमर के दिमाग में सॉरी जब कंपनी के दिमाग में डर होता है ना, कंपनी अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती है। इसी तरह हारिस मेटल को भी डर होगा कि अगर हमने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया तो कल को टोयोटा हमसे जो है वो माल लेना छोड़ देगा। डर होगा, डर के चक्कर में वो बार बार अपने आप को इंप्रूव कर रहा होगा, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा होगा, अपनी कॉस्ट गिरा रहा होगा, ताकि टोयोटा इंटैक्ट रहे, ना छोड़ के जाए। लेकिन जिस दिन टोयोटा ने खरीदा हारिस मेटल को, हारिस मेटल का डर मर गया। उसको पता है कि अब ये मेरे पास गारंटीड कस्टमर आ गया। कस्टमर मेरा ही है माना, कंपनी मेरी है, लेकिन आ तो गई ना। कंपनी मेरी है माना, लेकिन अब तो कस्टमर गारंटीड है मेरे पास, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब प्रोड्यूसर सप्लायर कंपनी को खरीद लेता है तो सप्लायर कंपनी से डर हट जाता है कि अब उससे कोई माल नहीं लेगा, क्योंकि अब तो उसकी अपनी कंपनी उसकी कस्टमर बन गई। तो वो अपनी एफिशिएंसी को लूज कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी गिरना शुरू हो जाती है, और वो अपने आप को इंप्रूव करना छोड़ देते हैं। तो आप लिखोगे सप्लाइंग कंपनी माइट रिड्यूस एफिशिएंसी। वो डर खत्म हो गया ना, तो वो अपने आप को इंप्रूव करना छोड़ देंगे, अपनी कॉस्ट को कम करना छोड़ देंगे, इनोवेशन लाना छोड़ देंगे, डर खत्म होने की वजह से। तो ये थे हम लोगों के पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन।